सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके SBIL पेपर में। फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नाम से पता लग रहा है कि फिनेंस का सर्विस दे रहे हैं ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस। तो पैसे देने का सर्विस, अब पैसे देने का सर्विस आपको लगता होगा कि सिर्फ बैंक ही है जो कि लोन देते हैं। ऐसा नहीं होता भाई मेरे, बहुत सारे अलग प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जैसे कि सर कुछ हिंट दे दो। पहला है NBFCs, दूसरा है ARCs, तीसरा है MFI, उसके बाद तो पेमेंट बैंक, मुद्रा बैंक, ये तो है ही, है ना। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है NBFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, निधि कंपनीज, पेमेंट बैंक्स, चिट फंड्स, मुद्रा बैंक्स, ये सारे। ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट होगा हमारे बहुत ही पॉपुलर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC, इसको कहा जाता है NBFC। क्या बताओ फटाफट? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये क्या होता है सर, समझाओ। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक फाइनेंशियल कंपनी है जो कि बैंक नहीं है, वो रजिस्टर होता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। वो रजिस्टर होता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। वो काम क्या करता है? लोन देना, एडवांसेस, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज। ठीक है, समझ में आ रहा है ये सारे। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और बैंक में क्या अंतर है वो भी हम लोग आगे जाके सीखेंगे। टेंशन नहीं लेने का, जिंदगी में सब कुछ लेने का, एक चीज नहीं लेने का भाई मेरे, वो है टेंशन। ठीक है, ये देखो, ये भाई मेरे बैंक्स एंड NBFC। पहले सबसे समझ लेते हैं बैंक्स एंड NBFC के बारे में, डिफरेंस समझ लेते हैं। अगर ये डिफरेंस आप समझ गए तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, मतलब ये टॉपिक समझ में आ जाएगा इस चैप्टर में से। बैंक क्या होता है? बैंक का डेफिनेशन अगर हम लोग पढ़े तो बैंक इज अ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, बैंकिंग इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, विड्रॉवल बाय चेक और डिमांड। NBFCs कैनॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, समझे? ऑन डिमांड डिपॉजिट्स, ये सब कुछ NBFC नहीं कर सकता। बैंकिंग इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, विड्रॉवेबल बाय चेक और डिमांड। और डिमांड मतलब ये आप पैसे भरोगे, बैंक में पैसे भरोगे, विड्रॉ कैसे करोगे? चेक या फिर डिमांड, ऑन डिमांड। स्लिप भर के दे दोगे, फिर वो निकाल के दे देंगे पैसा। लेकिन ये डिमांड डिपॉजिट NBFC नहीं करता। NBFC इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज इनटू लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट और कलेक्टिंग मनी अंडर एनी स्कीम और अरेंजमेंट। तुम जाओगे और चेक दोगे NBFC को और पैसा उठा के लेकर आ जाओगे, ऐसा नहीं होता। वो बैंक में होता है, वो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट और आपको विड्रॉ भी करने देता है। NBFC ऐसा नहीं है। NBFC आपको लोन देगा, इन्वेस्टमेंट करेगा और मनी भी रखता है, कलेक्ट करता है मनी अंडर सम काइंड ऑफ अरेंजमेंट। समझ में आ रहा है? एक की डिफरेंस यह है कि चेक और डिमांड डिपॉजिट जो है वो NBFC करता नहीं है। रेगुलेट करता है RBI, और यहां पे कंपनीज एक्ट एंड RBI दोनों। हालांकि बैंक्स को भी कहीं हद तक RBI भी कंट्रोल करता है, BR एक्ट भी कंट्रोल करता है। BR एक्ट एंड RBI, यहाँ पे कंपनीज एक्ट एंड RBI उन लोगों ने दे रखा है। लेकिन बैंक को बहुत जगह पे इनकॉर्पोरेशन तो कैसे होता है? इनकॉर्पोरेशन पहले तो आप कंपनीज एक्ट में ही करोगे ना, फिर जाके RBI के रेगुलेशन के तहत बहुत कुछ करने वाले हो, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन, बहुत कुछ सर्टिफिकेट वगैरह जमा करोगे, तब जाके बैंकिंग का स्टेटस मिलेगा। स्कोप क्या है? स्कोप ऑफ बिजनेस फॉर बैंक्स इज लिमिटेड। देयर इज नो बार ऑन NBFC कैरिंग एक्टिविटीज अदर देन फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ठीक है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज तो वो कर ही सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंक का लिमिट है, लेकिन यहां पे लिमिट नहीं है। तो ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज छोड़ के भी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन बैंक वो नहीं कर सकता। बैंक फाइनेंशियल एक्टिविटीज के साथ स्टिक रहेगा। रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग, लाइसेंसेस रिक्वायरमेंट आर क्वाइट स्ट्रिंजेंट। ट्रांसफर ऑफ शेयर होल्डिंग इज कंट्रोल्ड बाय RBI। और यहां पे फॉर्मेशन ऑफ NBFC इजी, एक्विजिशन ऑफ NBFC इज प्रोसीजरल, रेगुलेटेड एंड सब्जेक्टेड टू अप्रूवल।
ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। जैसे आरबीआई का परमिशन लोगे तब जाके शेयर होल्डिंग वगैरह चेंज होगा बैंक का, और एनबीएफसी जो है उसका कोई अलग प्रोसीजर होता है, ये अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट होता है। समझ में आ रहा है? हाँ। लोन सैंक्शन प्रोसेस कंपैरेटिवली स्ट्रिंजेंट, और ये है ईजियर एंड फास्टर। यहाँ पे थोड़ा टफ है, यहाँ पे ईजियर एंड फास्टर है। रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस, नो नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज कैन बी कैरिड, कैनॉट प्रोवाइड चेकिंग फैसिलिटीज, चेक का फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते एनबीएफसी। और यहाँ पे नॉन बैंकिंग, ये है रिस्ट्रिक्शन बिजनेस के ऊपर। चेक का फैसिलिटी एनबीएफसी नहीं दे सकता, एंड बैंक के ऊपर यह है कि वो नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज नहीं कर सकता। समझे? फिर देखो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल इन सम बैंक, यहां पे नॉट अवेलेबल। प्रिविलेजेस कैन एक्सरसाइज पावर ऑफ रिकवरी अंडर सरफेसी एंड डीआरटी लॉ, नन एक्सेप्ट 196 एनबीएफसी स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हैव पावर्स अंडर सरफेसी और डीआरटी लॉ। तो यहां पे लिमिटेड है पावर, यहां पे थोड़ा पावर जो है वाइडर है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप टू 74% अलाउड टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, यहां पे अप टू 100% अलाउड, ओनली 18 एक्टिविटीज वो कर सकता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, 100% अलाउड है और वहां पे 74% अलाउड टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ओके। 10 मेंटेनेंस ऑफ रिजर्व रेशियो, इस पे तो कंपलसरी है, लेकिन यहां पर देखो एनबीएफसी हैव टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो ऑफ डिपॉजिट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, नो सच रिक्वायरमेंट फॉर नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनीज। अगर डिपॉजिट लेने वाला कंपनी नहीं है तो उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कंपलसरी है फॉर द बैंक्स टू मेंटेन रिजर्व रेशियो। ठीक है, उसके बाद है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रिक्वायरमेंट, सर्टेन मिनिमम एक्सपोजर टू प्रायोरिटी सेक्टर रिक्वायरमेंट चाहिए होगा, और यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म्स आर नॉट एप्लीकेबल ऑन एनबीएफसी। ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रिक्वायरमेंट्स, ये सब कुछ टॉपिक्स है, बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है, वो आएगा, जब आएगा तब सीखोगे। बेसिक डिफरेंस समझ में आ चुका है, बेसिक डिफरेंस समझ में आ चुका है कि हाँ जी बैंक्स क्या है, एनबीएफसी क्या है। हाँ जी, ओके। अब तुम एनबीएफसी के बारे में सीखोगे, यहां पर क्या क्या दे रखा है। देखो एक जो मेजर डिफरेंस है ना एनबीएफसी एंड बैंक के बीच में, जो एक मेजर डिफरेंस है समझना, वो डिफरेंस है 50-50 टेस्ट का डिफरेंस। वो होता है 50-50 टेस्ट का डिफरेंस। बाकी सब भी मेजर है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मेजर है। ये इसमें पूरा बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है 50-50 टेस्ट में। 50-50 टेस्ट क्या है पहले वो समझो अच्छे से। फिनेंशियल एक्टिविटी एज प्रिंसिपल बिजनेस इज व्हेन अ कंपनीज फिनेंशियल एसेट कंस्टिट्यूट, देखो ये तो अपने को पता है कि एनबीएफसी का प्रिंसिपल बिजनेस क्या है। एनबीएफसी का प्रिंसिपल बिजनेस क्या है? फिनेंशियल एक्टिविटी। फिनेंशियल एक्टिविटी समझ में आ रहा है? फिनेंशियल एक्टिविटी करता है नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज। ओके, अब फिनेंशियल एक्टिविटी जब हम लोग कहते हैं, फिनेंशियल एक्टिविटी का मतलब यहां पर समझा रहे वो लोग कि फिनेंशियल एक्टिविटी एज प्रिंसिपल बिजनेस, इसका मतलब ये होता है इज व्हेन ए कंपनीज फिनेंशियल एसेट constitute more than 50% of the total asset and income from financial assets constitute more than 50% of the gross income। इसका मतलब क्या होता है सर, समझाओ फिर से पढ़ो अच्छे से। more than 50% of the total asset मतलब, अच्छे से देखो, मैं यहां पे अच्छे से करवा रहा हूं। देखो कब कब होगा, when, देखो when ये 100% एसेट है, 100% एसेट है, इस 100% एसेट में से more than 50%, more than 50%, more than 50% of the total asset and income, total asset. When a company's financial asset constitute more than 50% of the total asset, कंपनी का जो ये 100% एसेट है ना, 100% एसेट है ना, कंपनी का 100% एसेट है ना, इस 100% एसेट में से more than 50% एसेट फिनेंशियल एसेट्स है, फिनेंशियल एसेट है। मोर देन 50% एसेट फिनेंशियल एसेट है, ये समझ में आ रहा है? constitute when a company's financial asset, when a company's financial assets constitute more than 50% of the total asset, more than 50%, more than 50%, more than 50% of the total asset, more than 50% of the total asset। कौन सा टोटल एसेट है? ये है टोटल एसेट। 100% से 50% से ज्यादा उसका जो एसेट है ना वो फिनेंशियल एसेट है भाई मेरे। किसी भी कंपनी का जो प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी है वो फिनेंशियल एक्टिविटी तब हम लोग मानेंगे
अगर उस कंपनी का टोटल एसेट्स में से 50 से ज्यादा परसेंटेज ऑफ द एसेट्स आर फिनेंशियल एसेट्स, 50 से ज्यादा परसेंटेज ऑफ द एसेट्स आर फिनेंशियल एसेट। बस यही नहीं, और देखिए, प्लस मोर देन 50% ऑफ द ग्रोस इनकम, ठीक है, मोर देन देखो, एंड इनकम फ्रॉम द फिनेंशियल एसेट, और ये जो फिनेंशियल एसेट है इससे जो इनकम आता है ना, इससे जो इनकम आता है, पहले तो देखिए हम लोग टोटल एसेट्स में से 50% से ज्यादा एसेट फिनेंशियल एसेट होना चाहिए, और इस फिनेंशियल एसेट्स में से जो इनकम आता है ना, जो इनकम जनरेट होता है ना, वो 50% से ज्यादा होना चाहिए ऑफ द ग्रॉस इनकम, मतलब कंपनी का जो टोटल इनकम है ना, उस टोटल इनकम में से 50 से ज्यादा परसेंटेज ऑफ इनकम शुड बी कमिंग आउट फ्रॉम फिनेंशियल एसेट्स, तो यहां पर भी 50 है, यहां पर भी 50 है, इसलिए इसको कहा जाता है 50-50 टेस्ट। समझ में आ रहा है? हाँ जी, मोर देन 50% ऑफ द ग्रोस इनकम होना चाहिए, मोर देन 50%। जो इनकम जनरेट हो रहा है ना इस कंपनी में, उसका टोटल जो इनकम है, ग्रॉस इनकम जो है, उसका 50 से ज्यादा परसेंटेज इनकम होना चाहिए फ्रॉम कमिंग आउट फ्रॉम दिस फिनेंशियल एसेट्स। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये क्लियर है आपको? ब्यूटिफुली समझ चुके यार, ये है 50-50 टेस्ट। समझ चुके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे देखेंगे। एनबीएफसी lends and makes investment and hence their activities are akin to those of banks। बैंक के जैसा ही है, अकीन मतलब सेम टू सेम। However, there are a few difference, थोड़ा डिफरेंस है बैंक से मेजर डिफरेंस हम लोगों ने नीचे ही पढ़ चुके। यहां पर सेम चीज है, एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैनॉट इशू चेक वगैरह इशू नहीं कर सकता। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटरीज ऑफ एनबीएफसी अनलाइक इन केस ऑफ बैंक। ये मेजर 3 डिफरेंस है, बाकी डिफरेंस हम लोगों ने नीचे से सीख चुके। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ जी। सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी किसको कहा जाता है? एक होता है एनबीएफसी नॉर्मल, दूसरा होता है सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी। ये कौन होते हैं? एनबीएफसी हुज एसेट साइज इज ₹500 करोड़ और मोर, जिसका एसेट साइज है ₹500 करोड़ और मोर एज पर द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट आर कंसिडर्ड एज सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज। ठीक है, इनको सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज कहा जाता है। समझे? द रैशनल फॉर सच क्लासिफिकेशन इज दैट द एक्टिविटीज ऑफ सच एनबीएफसी विल हैव अ बियरिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी। क्योंकि हम लोग सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज को क्यों रखे, हम लोग ने इस प्रकार का कैटेगरी क्यों बनाया, पूछा जा रहा है कि हम लोगों ने सिस्टम नॉर्मल एनबीएफसी बोल देते, इसको अगर सेपरेट दर्जा देने का क्या जरूरत था कि सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी है, सेपरेट दर्जा देने का क्या जरूरत था? कोई जरूरत तो था नहीं। तो फिर यहां पर ये बोले कि जरूरत था, ये क्लासिफिकेशन हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि अगर किसी एनबीएफसी के पास टोटल एसेट 500 करोड़ से ज्यादा है, मतलब ये इसके पास पावर है इकोनॉमी को थोड़ा बहुत हिंडर करने का, ऑल्टर करने का, ठीक है, इफेक्ट्स डालने का। समझ में आ रहा है? इट विल अफेक्ट टू द इकोनॉमी हियर एंड देयर। क्या समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी, हाँ, बस इतना याद रखना है, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी। ये स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एनबीएफसी, जिस हिसाब से स्केल है, स्केल ऑफ बिजनेस है, उसके हिसाब से एसेट के साइज भी कह सकते हो आप, उसके हिसाब से आपको जो है अलग अलग डिविजन्स में बांटा जाता है। ठीक है, बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, आपके ऊपर अलग अलग रेगुलेशंस लगेंगे। द रिवाइज्ड फ्रेमवर्क एनविजेस अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज in the intensity of regulation and is thus visualized as a 4-layer pyramid, a base layer, middle layer, upper layer and top layer. With each layer regulation becomes stricter. तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ऊपर उठते जाएंगे, वैसे वैसे रेगुलेशन बढ़ता जाएगा, रेगुलेशन का मतलब होता है रूल्स, आपके ऊपर कानून, लॉ कितना लगता है। बेस लेयर के ऊपर थोड़ा लगता है, ज्यादा नहीं लगता। द बेस लेयर शैल comprise of non-deposit taking NBFCs below the asset size of 1000 crore। ठीक है, peer to peer lending platform,
अकाउंट एग्रीगेटर, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, ये टाइप्स है कुछ। फिर है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर में वो है जो 1000 के ऊपर का एसेट रखते हैं। एसेट साइज है, एसेट साइज ऑफ 1000 करोड़ एंड अबव। समझ में आ रहा है? हाँ। और वो एक्टिविटीज क्या करते हैं? स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, ये वाले। उसके बाद आते हैं अपर। द अपर लेयर कंप्राइज ऑफ दोज एनबीएफसीज विच रिक्वायर एनहेंस्ड रेगुलेटरी सुपरविजन। इसको तो एनहेंस्ड। फिर द टॉप 10 एलिजिबल एनबीएफसी इन टर्म ऑफ देयर एसेट साइज शैल ऑलवेज रिसाइड इन द अपर लेयर। तो नॉर्मली देखो, हर एनबीएफसी का तो सेम एसेट साइज नहीं रहेगा। किसी का 2000 करोड़, किसी का 10,000 करोड़, किसी का 1,00,000 करोड़, जो है इस प्रकार से साइज होगा उनके एसेट साइज। तो जितने भी है टोटल एनबीएफसी जितने हैं, उनमें जो टॉप 10 निकलते हैं ना, वो आते हैं अपर क्लास में, वो आते हैं अपर क्लास में। फिर टॉप लेयर आता है। टॉप लेयर में द टॉप लेयर इज एम्प्टी। दिस लेयर कैन गेट populated if the Reserve Bank of the opinion that there is a substantial increase in the potential systematic risk for specific NBFC in the upper layer. Such NBFC shall move to the top layer for the upper layer, from the upper layer. तो टॉप लेयर नॉर्मली उसमें कुछ कोई है नहीं, उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन भी बताया नहीं है, लेकिन वो बना के रखे टॉप लेयर सो दैट अपर लेयर के जो भी एनबीएफसी है उनमें अगर कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ज़्यादा लगता है या फिर कुछ भी डिफरेंसेस आता है उनमें, तो उनको टॉप लेयर में भेज देंगे और उनको स्पेशल ध्यान दिया जाएगा उनके रेगुलेशंस के ऊपर। क्या समझ में आ रहा है? हाँ। कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी, बहुत प्रकार के कैटेगरीज होते हैं। एग्जामिनेशन में फेमस है ये पूछा जाता है आपको एग्जामिनेशन में, ठीक है। डिपॉजिट एक्सेप्टिंग, एक होता है डिपॉजिट एक्सेप्टिंग, एक होता है नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग, एक होता है सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एंड नॉन डिपॉजिट होल्डिंग कंपनी, जिसको कहा जाता है एनबीएफसी, एनडीएसआई। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी में एसेट फाइनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, लोन कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी, एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी फैक्टर, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, मोर्गेज गारंटी, नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। तो ये सारे रहेंगे एक के बाद एक। और एक्सप्लेनेशन भी उन लोगों ने किसका दिया है? देखो, इन्हीं का दिया है, इन्हीं का एक्सप्लेनेशन दिया है। इसलिए मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी नया तो टॉपिक है नहीं, ये टॉपिक हम लोगों ने पहले भी बहुत बार देख चुके हैं, प्रीवियस सिलेबस में भी था सब कुछ। तो विद इन द ब्रॉड कैटेगराइजेशन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज आर फॉलोज। पहला है एसेट फाइनेंस कंपनी। क्या करते हैं एसेट फाइनेंस कंपनी? एसेट फाइनेंस कंपनी इज अ कंपनी विच इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैरिंग ऑन इट्स प्रिंसिपल बिजनेस। क्या प्रिंसिपल बिजनेस? द फाइनेंसिंग ऑफ फिजिकल एसेट सपोर्टिंग प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी सच एज ऑटोमोबाइल्स, ट्रैक्टर्स, लेथी मशीन्स, जनरेटर सेट्स, अर्थ मूविंग एंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, मूव ऑन ओन पावर एंड जनरल पर्पस इंडस्ट्रियल मशीन्स। तो मशीनरी में अगर कोई भी आप बिजनेस करते हो, उसमें एसेट चाहिए होता है, एसेट चाहिए होता है, उस एसेट को फंड कौन करेगा? एसेट फाइनेंस कंपनी। क्या ये समझ में? ये एक टाइप ऑफ एनबीएफसी है। अब वेरियस टाइप्स ऑफ एसेट्स इन लोगों ने बता दिया, ऑटोमोबाइल्स, ट्रैक्टर्स, मशीन, जनरेटर्स, ये सारा चीज। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैरिंग ऑन द प्रिंसिपल बिजनेस द एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज। इसका प्रिंसिपल बिजनेस ही है कि वो सिक्योरिटीज एक्वायर करता है, वो सिक्योरिटीज एक्वायर करता है। फिर आता है लोन कंपनी। क्या बताओ? लोन कंपनी आता है। लोन कंपनी, लोन कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच इज अ financial institution carrying on as its principal business the providing of finance, whether by making loans or advances or otherwise for any activity other than its own, but does not include an asset finance company. asset finance company तो नहीं आता लोन कंपनी में। आप ये सोच रहे होगे कि ये तो लोन कंपनी तो लोन दे रहा है मेरे को एसेट खरीदने के लिए, तो वो एसेट फाइनेंस कंपनी नहीं। एसेट फाइनेंस कंपनी डेडिकेटेडली आपको लोन देता है ओनली फॉर एसेट्स। अगर आपको एसेट्स खरीदना होता है तो डेडिकेटली आप जाओ एसेट फाइनेंस एनबीएफसी में, वो बेटर रहेगा। लोन कंपनी नॉर्मल लोन देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में क्या क्या आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या फाइनेंस कंपनी विच डिप्लॉयज, इंपॉर्टेंट है फिर से मैं बताऊं, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी कौन है? एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो डिप्लॉय करता है 75% ऑफ इट्स टोटल एसेट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन। ठीक है, उसका जो टोटल एसेट है उसमें 75% वो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, बिल्डिंग, ब्रिज,
ठीक है, और जिसका मिनिमम नेट ओन फंड होगा 300 करोड़, हैज़ अ मैक्सिमम क्रेडिट रेटिंग ऑफ हैज़ अ मिनिमम क्रेडिट रेटिंग ऑफ ए और इक्विवेलेंट एंड अ CRAR ऑफ 15%। समझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, उसके बाद आता है सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, जिसका 90%, ये कौन से कंपनीज होते हैं सर? ये वो कंपनीज है जिनके 90% ऑफ द टोटल एसेट जो है ना, वो एक प्रकार के इन्वेस्टमेंट के तौर पे है। कहां पे इन्वेस्ट किया है सर? देखो, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं कहां पे? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डेट, लोन्स इन ग्रुप कंपनीज। समझे? हाँ जी, हाँ। Its investment in equity shares in the group companies constitute not less than 60% of its total asset. ग्रुप कंपनीज में वो इन्वेस्ट करता है और उसका टोटल एसेट, जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वो नॉट लेस देन 60% होना चाहिए ऑफ इट्स टोटल एसेट। इस बात का ध्यान रहे, ठीक है? ओके। इट डज नॉट ट्रेड in its investment in shares, debt or loan in the group companies except through block sale for the purpose of dilution or disinvestment. It does not carry on any other financial activity referred by RBI Act 1934 except investment in bank deposit, money market instruments, government securities, loans to an investment in debt insurances of group companies or guarantees issued on behalf of group companies. फिर इट्स एसेट साइज इज ₹100 crore अबव, इट्स एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट, ये पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट ये है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, IDF NBFC। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड एज NBFC टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जहां पे मिनिमम 5 साल का मेच्योरिटी पीरियड रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ जी, लॉन्ग टर्म डेट, ये एक प्रकार के कंपनीज है। वो रिसोर्सेस कैसे रेज करता है? इशू करता है रुपी और डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ऑफ मिनिमम 5 साल का मेच्योरिटी, जिसका मेच्योरिटी 5 साल का हो। समझे? और ये लॉन्ग टर्म क्या करता है? प्रोजेक्ट पे डील करता है, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे। उसके बाद देखो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, NBFC MFI। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी microfinance means a non-deposit taking NBFC that fulfills the following condition। पहला कंडीशन ये, दूसरा ये, ठीक है? पहला कंडीशन ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्पेसिफाइज 10 crore rupees as net owned fund, requirement for NBFC MFI with effect from 2022। However, existing non-banking financial companies hold a certificate of registration as on October 2022-2021 October 2021 issued by the Reserve Bank of India and having net owned fund of not less than 10 crore rupees shall achieve the NOF of rupees 10 crore as per the following given glide path। ठीक है, समझे? तो उनको बता रखा है कि भैया देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्पेसिफाइज 10 crore rupees एज नेट ओन फंड। आपके पास नेट ओन फंड होना ही होगा अगर आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो। NFI, ठीक है, NFI MFI जो कि है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। माइक्रो फाइनेंस मतलब रिजर्व बैंक ऑफ स्पेसिफाइज 10 crore एज नेट ओन फंड फॉर NBFC। समझे? तो अगर 10 crore नहीं है नेट ओन फंड, तो आप आगे कमिंग ईयर्स में 2025 2027 में जो प्रेजेंट NBFCs है, करंट NBFCs, उनको कहा जा रहा है कि आप रीच करो 7 crore एंड उसके बाद 2027 तक 10 crore रीच करो। ये आपका टारगेट रहेगा। नॉट लेस देन 85% ऑफ इट्स नेट assets are in nature of qualifying assets which satisfy the following criteria। 85% of the assets कैसे assets है? Qualifying assets है, जिसका following criteria होता है। Loan which is disbursed to a borrower with household annual income not exceeding rupees 1,25,000 and 2 lakh rupees for rural and urban semi-urban household respectively। Loan amount does not exceed 75,000 in the first cycle and rupees 1,25,000 in subsequent cycle। Total indebtedness of the borrower does not exceed 1,25,000। Minimum tenure 24 months for loan amount exceeding rupees 30,000। Collateral free loans without any prepayment penalty। Minimum 50% of the aggregate amount of loans for income generation activity and flexible of repayment periodicity at the borrower's choice।
ठीक है, तो रीपेमेंट जो है ना वो बोरोवर्स चॉइस में भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल है पीरियड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीकली भी कर सकते हो, फोर्टनाइटली भी कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो, समझे। ये तुम्हारा पूरा पूरा जो है क्वालिफाइंग एसेट के कैटेगरी में आ जाता है, जिसके 85% ऑफ द नेट एसेट्स आर इन द नेचर ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स, समझे। 85 एसेट्स है क्वालिफाइंग एसेट्स। क्वालिफाइंग एसेट्स कब मानेंगे हम लोग, जब ये सारा जो है फुलफिल होगा तब। अदर एसेट्स जो है ना रिस्की हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा कम रिस्क है, देख रहे हो, इसलिए इसको क्वालिफाइंग एसेट कहा जाता है। नेक्स्ट है फैक्टर, एनबीएफसी फैक्टर कहा जाता है इसको। एनबीएफसी फैक्टर इज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी एंगेज इन प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ फैक्टरिंग। प्रिंसिपल बिजनेस क्या है उसका, फैक्टरिंग, समझ में आ रहा है। ओके, उसके बाद देखो मॉर्गेज गारंटी कंपनीज, लेस विच एटलीस्ट 90% ऑफ द बिजनेस टर्नओवर इज मॉर्गेज गारंटी। उसका 90% का टर्नओवर निकलता है मॉर्गेज गारंटी से, मॉर्गेज गारंटी से, समझ में आ रहा है। वो मॉर्गेज रखता है, लोन देता है, मॉर्गेज रखता है, लोन देता है, समझ में आ रहा है। सब लोन की कंपनीज है ना एनबीएफसी। नॉन और उसका टोटल आपका जो ग्रॉस इनकम होता है ना 90% कहाँ से आता है, वही मॉर्गेज लोन से, मॉर्गेज गारंटी से आता है 90%। एनबीएफसी नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थ्रू विच प्रोमोटर ग्रुप or non-operative financial holding company which will hold the bank as well as all the other financial services companies regulated by RBI or other financial sector regulation to the extent permissible under the app is a financial institution through which, बताओ ना, प्रोमोटर या फिर प्रोमोटर ग्रुप क्या करता है, will be permitted to set up a new bank, नया बैंक खोलने में मदद करता है उनको। इट इज a wholly or non-operative financial holding company, एक प्रकार का financial holding company ही है। सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसका मीन्स अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नॉट एक्सेप्टिंग होल्डिंग पब्लिक डिपॉजिट एंड हैविंग टोटल एसेट ऑफ 500 करोड़ एंड अबव। ठीक है, ये थोड़े थोड़े लाइन जो उन लोगों ने मेंशन कर रखा है ना, यही आपको सीख के जाना होता है, यही आपको एग्जामिनेशन में लिखना होता है। ये छोटे छोटे डिफरेंस जो है ना, इसको याद रख लेना है आपको पूरा अच्छी तरीके से, समझ में आ रहा है। बेनिफिट क्या है एनबीएफसी का, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट रेट्स, क्विकली प्रोसेसिंग, लेस रूल्स एंड रेगुलेशन, समझ में आ रहा है। कंपिटिटिव इंटरेस्ट रेट, नॉर्मली बैंक से कम ही लेते हैं वो लोग इंटरेस्ट, या तो बैंक के इक्विवेलेंट होगा या फिर बैंक से कम ही होगा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। वो कंपिटिटिव इंटरेस्ट रेट्स प्रोवाइड करता है एनबीएफसी। उसके बाद क्विक प्रोसेसिंग हो जाता है, लेस रेगुलेशंस है, लास्ट रिजॉर्ट ऑफ बोरोइंग। देखो एनबीएफसी आर लार्जेस्ट propellant of unsharing finance into the country. They are the last resource of borrowing. Further, last resource of borrowing मतलब लास्ट में अगर कोई भी रिसोर्स ना बचे तो ये एक लास्ट रिजॉर्ट रहेगा जहां से आप बोरो कर सकते हो। ठीक है, केटर कस्टमर नीड्स, लोन अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल विद पोर क्रेडिट रेटिंग, जिसका क्रेडिट रेटिंग कम भी है उसके लिए भी अवेलेबल रहता है। क्रेडिट रेटिंग कैसे अच्छा करे सर, अपना एक क्रेडिट कार्ड ले लो, उससे शॉपिंग करो, पेमेंट करते रहो, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है। फिर आता है अपना इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनबीएफसी। आपको तो पता ही है ये एक कंपनीज एक्ट में ही इनकॉर्पोरेट होता है, कंपनीज एक्ट 2013।